असलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। जैसा कि आप तमाम को पता है, BPS 5 टू BPS 16 मैट्रिकुलेशन कैटेगरी की जो STS पर भर्तियां आई थी उसका सैम्पल पेपर जो है ना पब्लिश हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरे सैम्पल पेपर को प्रॉपर सॉल्व करेंगे, उसकी बैक की साइंस समझेंगे, लॉजिक के साथ सवाल को हल करना सिखाऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शोएब अख्तर और आप देख रहे हैं चैनल ऐसे वीडियो। जैसा कि आप तमाम को पता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट BPS 5 टू 15 मैट्रिकुलेशन कैटेगरीज में होने जा रहा है, जिसकी भर्तियां सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में यूटिलाइज़ की जाएंगी। ठीक है, अब उसका जो पार्ट है सैम्पल पेपर जो इशू हुआ है उसका पार्ट 1 सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 जो है वो है इंग्लिश का। अच्छा, इंग्लिश के पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, आए चलें देखते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पार्ट 1 है इंग्लिश का और इंग्लिश के पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है पैसेज। पैसेज बेसिकली क्या होता है, तमाम तर चीज़ें बताऊंगा। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है एक पैसेज का। एक पैसेज जो है ना किसी भी किस्म का हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ हो सकती है। उसके अंदर सवाल दिया हुआ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। कह रहा है पूरे पैसेज जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको पढ़ो और उस जो नीचे दिए गए सवालात हैं उनका जवाब दें। ठीक है, पैसेज बेसिकली एक पैराग्राफ होता है। ये जो पैराग्राफ लिखा है ये सत्तार ईदी की ज़िंदगी के ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरह उन्होंने अपनी जो इंसानी हुकूक का काम था, जो चैरिटी वर्क था, वो किस तरह स्टार्ट किया और कहाँ तक उसको ले गए, कहाँ तक उसको पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड किया। ठीक है, उससे मुतालिक हमें ये 5 सवाल देखने को मिलते हैं। ये 5 सवाल हम पैसेज से ही देख के हल करेंगे। कुछ आपकी अपनी नॉलेज होगी, कुछ जो है ना हमें जवाब पैसेज से ही मिल जाएंगे। बेसिकली सारे सवाल के जवाब पैसेज से ही हमें देखने को मिल जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही वाली बात है, अगर आपने मेरिट पर किया हुआ है, मेहनत की है, तो यकीन जानो कुछ भी नहीं है, हलवा है। ठीक है, पहले सवाल की तरफ अगर हम गौर करें तो पहला सवाल हमें ये कहता है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेंट इज़। इन्फेंट जो वर्ड है उसकी सिमिलर मीनिंग क्या है? सिमिलर मीनिंग कहते हैं हम मायने अल्फाज को। ठीक है, अच्छा, अब ये इन्फेंट वर्ड इन्होंने पैसेज से लिया है। कहाँ से लिया ये मैं आपको दिखाता हूँ पैसेज में से ढूंढ के। सबसे पहले हम ये रहा इन्फेंट, नीडी चिल्ड्रन के बाद जो ये वर्ड इन्फेंट लिखा हुआ है, इन्फेंट का भाई बेसिकली मकसद ये मायने ये होता है न्यू बॉर्न बेबीज़, जो नए बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको कहते हैं इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट्स। ऑप्शन ए इस तरह हो गया हमारा दुरुस्त जवाब। ठीक है, नंबर 2 पर हमें क्या देखने को मिलता है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इज़। जो वर्ड यूज है उसकी सिमिलर मीनिंग क्या है, मतलब उसकी हम मायने जो मीनिंग है वो क्या है। ए पे नज़र आ रहा है शॉर्ट, बी पे आ रहा है नैरो और डी पे आ रहा है टाइनी। ए, बी और डी जो है ना बिल्कुल मुतरादिफ हैं। शॉर्ट, नैरो और टाइनी ये छोटे के लिए इस्तेमाल होते हैं, तंग। जबकि ऑप्शन सी जो है ना जियंट जो है ना बिल्कुल यूज वसी के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े के लिए, वसी के लिए। तो ऑप्शन सी इस तरह हमारा हो गया दुरुस्त जवाब, जो कि यूज का बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, गुड हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इल इज़। पहले हमसे 2 दफ़ा उसने सिमिलर मीनिंग पूछी, अब हमसे पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग, मतलब उल्टा अल्फाज पूछ रहा है। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इल इज़, इल कहते हैं बेसिकली बीमार को। ठीक है, तो अपोजिट मीनिंग इल की क्या होगी, ठीक, सही। ऑप्शन में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है सिक, दूसरा है अनवेल, तीसरा है वीक और ऑप्शन डी है वेल। तो ऑप्शंस को देखते हुए हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है वेल। जुमले भी अक्सर बनाते हैं आई एम फीलिंग इल टुडे और आई एम फीलिंग वेल टुडे। ठीक है, तो वही इसी तरह नंबर 4 पर अगर हम देखें तो हमें एक सवाल देखने को मिलता है अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्टेड हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन। अब्दुल सत्तार ईदी ने जो अपने इंसानी हुकूक का काम शुरू किया था वो कब किया था, कौन से सन में किया था? तो भाई इसका जवाब हमें ऊपर पैसेज से ही देखने को मिलेगा। मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। पहली लाइन के अंदर हम देखें पैराग्राफ की तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टेड हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन 1951। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1951। तो हमें हमारा जवाब इजीली मिल गया कि 1951 के अंदर जो है ना मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी ने अपना जो इंसानी हुकूक का काम था, फलाह बहबूद का काम था, वो स्टार्ट किया था 1951 में। ठीक है, अब नंबर 5 पर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है देयर आर मोर देन डैश एदी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान। यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि कितने एदी होम्स है, बेसिकली डैश एदी होम्स मतलब कितने एदी होम्स। तो यहाँ पर अगर हम पैसेज की तरफ जाएं तो यहाँ पर देखें ये रही लाइन जिसमें लिखा हुआ है देयर आर मोर देन 17 एदी होम्स, मतलब 17 एदी के घर थे। ठीक है, ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमारे पास हमें देखने को मिलता है 17, तो 17 हो गया हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी।
ठीक है। अब आपने देखा कि पैसेज की हमने सवाल किस तरह इजीली हल की है, पैसेज को देखते हुए तमाम चीज़ें हल की, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही वाली बात है। अगर आपने मैट्रिक मेरिट पे किया है तो बिल्कुल हलवा है, कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलता है, इंग्लिश के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट है, सब पार्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स का। सिनोनिम बेसिकली कहते हैं हम मायने अल्फाज को, और एंटोनियम्स कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज को। तो इसका जो पहला सवाल है वो है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी इज़। हैप्पी का सिनोनिम क्या है, मतलब हैप्पी के हम मायने अल्फाज क्या हैं। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला डिप्रेस्ड, बी सैड, सी ग्लैड और डी है माइजरेबल। तो ऑप्शन सी ग्लैड हमारा दुरुस्त जवाब है, क्योंकि हैप्पी का जो सिनोनिम है वो है ग्लैड। अक्सर आपने देखा होगा आई एम ग्लैड टू सी यू हेयर, मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू हेयर, मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। समझ रहे हैं बात को। तो ग्लैड और हैप्पी बेसिकली एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 2 है इसी के पार्ट का, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड क्लीन इज। अब यहाँ पर जो क्लीन वर्ड है उसका एंटोनियम पूछ रहा है, मतलब अपोजिट पूछ रहा है, मतलब मुतरादिफ पूछ रहा है। ठीक है, कि क्लीन का जो मुतरादिफ वर्ड है वो क्या होगा, तो सिंपल क्लीन का मुतरादिफ वर्ड होगा डर्टी। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, इजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं उसको लेके चला हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें एक पार्ट देखने को मिलता है स्पेल चेकिंग का। ठीक है, ये इंग्लिश के पार्ट हैं, सब पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला सवाल है इसके अंदर, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज़ करें। बेसिकली जो ऑप्शंस अगर हम देखें तो हमें दिखने में आता है कि रिसीव बेसिकली एक वर्ड है, तो रिसीव की अगर मैं स्पेलिंग पढ़ने जाऊं तो RECEIVE, तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी होता है दुरुस्त जवाब, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी पर हमारी रिसीव की प्रॉपर सही स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, और एक और पार्ट है, सब पार्ट है इंग्लिश का, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है, आपको एक जुमला दिया हुआ होता है, उसमें आपने एरर फाइंड करना होता है। ठीक है, अब जुमला क्या दिया हुआ है, नंबर 1 पर, आई हैज़ परचेज्ड 4 बुक्स। ठीक है, ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, जिसके मायने ये हैं कि मैंने 4 किताबें ख़रीद ली हैं या मैं 4 किताबें ख़रीद चुका हूँ। यहाँ पर जो एरर है वो है हैज़ का। हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ होता है। अगर आपने टेंसेस पढ़े हुए हों, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हुआ हो, तो आपको समझ आएगा। ठीक है भाई, गुड हो गया। ये एरर था, यहाँ पर हैव यूज़ होना था, जबकि इन्होंने हैज़ यूज़ किया है, और यही एरर है जो कि हमने डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद एक और सब पार्ट है प्रीपोजिशन का, मतलब यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। जुमले के अंदर आपने प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होगा ये आपने बताना है। जुमला क्या है, पहले पर, आई वॉन्ट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने प्रोनाउंस करते हुए पढ़ लिया डायरेक्ट फ्लो के अंदर, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इन, वही हमारा दुरुस्त जवाब है, इन द मॉर्निंग। जो प्रीपोजिशन यहाँ यूज़ होगा वो होगा इन। ठीक है, ये था इंग्लिश के सब पार्ट्स। तो आप लोगों ने देखिए किस तरह हमने सॉल्व किया, एक एक पार्ट, एक एक लम्हा ज़रूरी है वीडियो का। कोई वीडियो को जंप नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर एंड तक वीडियो को देखना है, तभी जाकर जो है ना आप प्रॉपर समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें इंग्लिश का आखिरी पार्ट एक बाकी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के नाम से। उसमें क्या दिया हुआ है हमें, पहले पर, सिलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से आपने वर्ब सेलेक्ट करना है। और सेंटेंस क्या है, द मदर इज़ बेकिंग अ केक, अम्मी केक बना रही हैं या पका रही हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो इसमें जो वर्ब है वो है बेकिंग। क्या है, बेक। बेसिकली जो वर्ब है वो है बैक, और इसकी जो फर्स्ट वर्ब प्लस ING फोर्थ वर्ब बन जाता है बेकिंग। ये है वर्ब। वर्ब बेसिकली जुमले के अंदर वो होता है जो काम हो रहा होता है। अगर मैं आपको थोड़ी सी साइंस समझाऊं तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब वो होता है जो काम हो रहा होता है, और जिस पर काम हो रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो द मदर है वो सब्जेक्ट है, बेकिंग वर्ब है, और जो केक है वो ऑब्जेक्ट है। और इसके अलावा जो ये इज़ लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज़ MR यूज़ किए जाते हैं सब्जेक्ट के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, गुड हो गया भाई। उसके बाद हमारा पार्ट 2 है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स भी बिल्कुल इट्स अ पीस ऑफ केक। अगर आपने वही वाली बात है मैट्रिक बिल्कुल मेरिट पे किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पहला और पार्ट मैथमेटिक्स के अंदर हमें एक सब पार्ट देखने को मिलता है बेसिक अर्थमेटिक का, और इसका पहला सवाल है, इफ़ द सेट हैज़ नो एलिमेंट्स इट इज़ कॉल्ड आ या एन। कह रहा है अगर एक सेट है जिसके कोई एलिमेंट नहीं है तो वो कौन सा सेट कहलाएगा। अगर आपने बेसिकली 8 क्लास और 9 में तो खैर मैथ है ही नहीं, 8 में और मैट्रिक के अंदर अगर आपने मैथ पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होता है कि हर मैट्रिक की या किसी भी जो है ना क्लास की मैथ की जो बुक होती है उसका जो पहला जो चैप्टर होता है वो यूनियन और इंटरसेक्शन का होता है। उसमें सेट्स ही सेट्स होते हैं। तो उसको अगर हम स्टडी करें, थोड़ा बैक की तरफ जाएँ तो हमें देखने को मिलता है अगर कोई सेट खाली है तो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। यार जनरल सी बात है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर हमें एक और सवाल देखने को मिलता है, सब पार्ट है इसका वर्ड प्रॉब्लम्स। उसमें हमें एक सवाल दिया हुआ है, उमर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 पेन्स अमंग 2 स्टूडेंट्स एंड लेफ्ट विथ 5 पेन्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स दैट उमर हैड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल क्या कह रहा है, उमर ने 4 पेन 2 बच्चों में तकसीम कर दिए, 4 पेन 2 बच्चों में तकसीम कर दिए और उसके पास 5 पेन बचे। अब कैलकुलेट करो कि उमर के पास बांटने से पहले कितने पेन थे। सबसे पहला जो आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट लगा है वो ये लगा है कि उमर ने 4 पेन तकसीम किए 2 बच्चों में और 5 पेन बच गए। अब 4 पेन उसने कैसे तकसीम किए, 2-2 करके तकसीम किए या 4-4 करके तकसीम किए। अब एक लॉजिक समझाता हूँ। अगर उसने 4-4 किए हैं पेन 2 बच्चों में तो ये हो गए 8 पेन, 8 और 5 हो गए 13, जो बच गए इसके पास 5। तो 13 हमें ऑप्शंस में नीचे कहीं देखने को मिलता है, नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जो 4 पेन उसने तकसीम किए हैं वो 2-2 करके किए हैं, 4 पेन तकसीम कर दिए, बाकी बचे उसके पास 5, 5 और 4 हो गए 9। तो ऑप्शन बी 9 है हमारा दुरुस्त जवाब, ठीक है। कुछ सवालों की आप खुद ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका जवाब निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पर जो क्वेश्चन जो पेपर जो होता है वही आपको जवाब बना के दे सकता है, बस आपके पास IQ होना चाहिए भाई। उसके बाद पार्ट 3 है हमारे पास जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में हमें एक सब पार्ट देखने को मिलता है करंट अफेयर्स और वर्ल्ड नॉलेज का। करंट अफेयर्स के अंदर हमें एक सवाल देखने को मिलता है, द 2025 पाकिस्तान सुपर लीग PSL वाज वॉन बाय, कि जो 2025 का PSL का वर्ल्ड कप था फाइनल वो किसने जीता। तो भाई मेरे इल्म के मुताबिक लाहौर कलंदर्स ने जीता है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लाहौर कलंदर है या मुल्तान सुल्तान्स है। बहरहाल आई एम डैम श्योर के लाहौर कलंदर्स ही हैं। नंबर 2 पर हमें एक सवाल देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसको अगर मैं डिस्क्राइब करने जाऊँ तो कैसे करूँगा। ऑप्शन ए, अ सिस्टम वेयर अ सिंगल रूलर हैज़ अ एब्सोल्यूट पावर, अ सिस्टम वेयर सिटीजन इलेक्ट देयर लीडर्स। ऐसा सिस्टम जहां शहरी अपना लीडर चुनते हों वो डेमोक्रेसी कहलाती है, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई इस तरह ऑप्शन बी होता है हमारा दुरुस्त जवाब। और इसी के अंदर हमें सब पार्ट एक और देखने को मिलता है एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है, जो पहला सवाल है इसका वो है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर इज़। हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज है वो कितनी है। तो भाई हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है वो होती है 78%, ठीक है। ये तो आपको 8 क्लास की साइंस में पढ़ाया गया होगा, इसमें तो मैं मैट्रिक का नाम ही नहीं लूँगा। नंबर 2 पर लिखा हुआ है साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। साउंड वेव्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो भाई साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, जबकि बाकियों से साउंड वेव्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। नंबर 3 पर लिखा हुआ है द हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट। हर्बीवोर्स ऐसे जानवर हैं जो क्या खाते हैं, मीट, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, डेड मैटर, गोश्त, पौधे, कीड़े मकोड़े या फिर मुर्दा चीज़ें। तो हर्बीवोर्स जो है ना वो पौधे खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं। हर्बीवोर्स जैसे गाय, बकरी वगैरह वगैरह। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये तो आपने 8 क्लास की साइंस के अंदर पढ़ा ही होगा अगर याद हो तो, ठीक है। उसके बाद हमें एक पार्ट देखने को मिलता है इसी के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर सब पार्ट है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का। इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हमें पहला सवाल देखने को मिलता है, द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज इस्टेब्लिश्ड इन। पहली इस्लामी रियासत कहाँ बनाई गई। पहली इस्लामी रियासत भाई मदीने में बनाई गई, मदीना शरीफ के अंदर बनाई गई, ठीक है ना। तो मदीना ऑप्शन डी हमारा हो गया दुरुस्त जवाब। इसी के अंदर सवाल नंबर 2 है हमारे पास, द मैप्स दैट शोज लैंड फॉर्म्स, रिवर्स, वैलीज, माउंटेन्स एंड हिल्स आर। ऐसा नक्शा जो दरियाएं, झीलें, पहाड़ियाँ, चोटियाँ दिखाता हो सिर्फ, वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है टोपोग्राफिक मैप्स। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक हो गया, गुड हो गया। उसके अलावा एक और सब पार्ट है इसका कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल आएंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ एक ही सवाल है, मॉनिटर इज़ यूज फॉर। तो भाई मॉनिटर आप तमाम को पता है कि मॉनिटर का काम होता है, LCD का काम होता है बेसिकली सिर्फ डिस्प्ले देना। तो ऑप्शन सी हमारा डिस्प्ले इस तरह हो गया दुरुस्त जवाब, ठीक है, गुड हो गया। यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर होता है ख़त्म शुद्ध, दी एंड। लेकिन जाते जाते मेरी एक टिप ज़रूर लेते जाना, इसको मिस नहीं करना। तो भाई सबसे बड़ी टिप यही है कि इस सैम्पल पेपर को हम 100 मार्क्स का कंप्लीट सैम्पल पेपर बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह करके जितने भी पार्ट्स बनेंगे हम तमाम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आप इस अपडेट्स के लिए मेरा कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं वक्तन फ़वक्तन इस टेस्ट की अपडेट्स भी देता रहूँगा। तो कम्युनिटी का लिंक जो है ना आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।